अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 फिजिक्स यूनिट नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा यूवी लाइट के बारे में और एक्स रेस के बारे में। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने 4 किस्म की रेस के बारे में पढ़ा, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इसके अलावा इंफ्रारेड और विजिबल लाइट वेव्स। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में जो अगली वेव्स आती है हमारे में वो आती है बेटा अल्ट्रा वायलेट वेव्स या रेस। ठीक है, मैंने वहाँ पे 4 किस्म की वेव्स को कवर किया और आज 5वीं किस्म की वेव्स को कवर करने जा रहे हैं, वो है अल्ट्रा वायलेट और इसके बाद एक्स रेस। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट क्या है? तो जैसे कि आप जानते हैं विजिबल लाइट रेंज के बाद जो है अल्ट्रा वायलेट रेज आती है। तो विजिबल लाइट रेंज आपने पढ़ी है ना, तो क्या सीरीज थी उसकी? विब ग्योर से याद रखते थे। ठीक है, विब ग्योर से, ठीक है, इसी तरीके से याद रखते थे। तो ये है बेटा विजिबल लाइट की सीरीज, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, तो रेड से जब आप वायलेट जाएंगे, ठीक है, रेड से जाए तो जब आप वायलेट की जानिब जाएंगे तो वेव लेंथ में क्या आएगी बेटा? कमी आएगी। ठीक है, जैसा कि आप अपनी किताब में स्टेबल में भी देख सकते हैं। तो आप स्टेबल में देखें तो रेड की जो वेव लेंथ है वो है 650 नैनोमीटर, ऑरेंज की है 625 नैनोमीटर, येलो की है 575 और इसी तरह नीचे आए वायलेट की है बेटा 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो आप जब रेड से वायलेट की जानिब जा रहे हैं तो वेव लेंथ में क्या है बेटा? डिक्रीज आ रहा है, कमी आ रही है। अगर जब वेव लेंथ में डिक्रीज आता है तो फ्रिक्वेंसी में इजाफा होता है। ठीक है, तो जो आपके पास यूवी रेज है वो कब आती है बेटा? इस वायलेट के बाद आती है, वायलेट के बाद आती है। ठीक है, वायलेट के बराबर में होती है यूवी रेज। तो यूवी रेस की क्या है बेटा? वेवलेंथ और कम होती है। किससे कम होती है बेटा? विजिबल लाइट वेव से। ठीक है, तो यूवी रेस की वेवलेंथ कम होती है किससे बेटा? विजिबल लाइट रेस से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यूवी रेस हैव शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट रेज। तो शॉर्टर वेवलेंथ होती है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी विजिबल से, ये बात तो क्लियर है। तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, इस बात को आप जानते ही हैं। तो सन क्या करती है बेटा? एमिट करती है रेडिएशन बायोन द वायलेट। तो सन जो है विजिबल लाइट रेज भी तो एमिट करती है, लेकिन इसके अलावा वायलेट के बराबर वाली टाइप की वेव लेंथ भी रिलीज करती है। ठीक है, और अगर इस किस्म की वेव लेंथ की लाइट को रिलीज करे, ठीक है, वायलेट से भी कम, तो वो रेस क्या कहलाएगी बेटा? यूवी लाइट कहलाएगी। तो सन एमिट रेडिएशन बायोन द वायलेट, तो वायलेट के बराबर में भी जो वेवलेंथ की लाइट है वो रिलीज करता है सन। तो इस तरीके से सन जो है वो एमिट करता है यूवी लाइट। ठीक है, तो सन एमिट रेडिएशन बायोन द वायलेट एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम नोन एज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूवी की फुल फॉर्म है। द यूवी रे इज आल्सो प्रोड्यूस बाय, तो आप इसको आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नेचुरली सन से प्रोड्यूस हो रहा है यूवी, तो आर्टिफिशियली आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे? बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मरकरी वेपर्स इन द ट्यूब। तो एक बल्ब हो आपके पास या एक ट्यूब हो और उसमें क्या हो बेटा? वेपर्स हो मरकरी के। किसके वेपर्स हो बेटा? मरकरी के। अगर वेपर्स मौजूद होंगे तो जब क्या है बेटा? लाइट जलेगी या उसको इलेक्ट्रिक स्पार्क मिलेगा, करंट मिलेगा, तो उसके ज़रिए से जो आपके पास जो रेस प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी बेटा? आपके पास यूवी रेस प्रोड्यूस होगी। बस शर्त यह है कि ट्यूब के अंदर क्या होना चाहिए बेटा? मरकरी वेपर्स होने चाहिए। तो डिफरेंट किस्म के वेपर्स हम ऐड करते हैं ट्यूब के अंदर, तो डिफरेंट टाइप्स की रेस जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो जो मरकरी वेपर्स अगर ट्यूब में होगा तो उसमें से येलो कलर की लाइट रिलीज होती है। तो अक्सर बेशर आपने देखा हो रोडों पर लाइट लगी हुई जिसमें येलो कलर की लाइट निकल रही होती है, तो उसको मरकरी लैम्प भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें मरकरी वेपर्स मौजूद होते हैं। तो यूवी रेस को आप आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मरकरी वेपर इन द ट्यूब। क्लियर? तो घरों में एलईडी लगी हुई थी तो उनमें से यूवी रेज नहीं आती। ठीक है, क्योंकि उसमें मरकरी मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो यूवी रेज खतरनाक भी होते हैं हमारे लिए। तो यूवी रेडिएशन की भी 3 टाइप्स है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 3 किस्म की बैंड्स में, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वेव लेंथ में कमी आ रही, तो समझ लीजिए यूवी के भी 3 बैंड्स है। कितने बैंड्स है बेटा? 3 बैंड्स है। सोचिए ये एक यूवी है तो इसके भी 3 हिस्से हैं। एक है आपके पास यूवी ए, एक है यूवी बी और एक है यूवी सी। तो डिफरेंट डिफरेंट वेव लेंथ की रेंज को नाम दिया गया है। तो आप देखेंगे, आप जानते हैं विजिबल की जो लाइट की रेंज क्या है, वो आपके पास मौजूद है बेटा 700 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक। ठीक है, और उसके बाद जो शुरू हो जाएगा आपके पास यूवी शुरू हो जाएगा। तो इधर देखें तो 315 और 399 नैनोमीटर के दरमियान जो रेज मौजूद होगी उसको आप कहेंगे यूवी ए। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज ए। इसी तरीके से अब क्या है बेटा? 315 और 399 के दरमियान हो गया, तो 280 और 314 के दरमियान जो आपके पास रेज मौजूद है, ठीक है, तो इसको आप कहेंगे यूवी रेस बी। इसी तरीके से यूवी रेस सी, तो इसमें क्या है आपके पास 100 नैनोमीटर से 269 नैनोमीटर के दरमियान जो वेव्स मौजूद है, जिस किस्म की वेव, उसको आप कहेंगे यूवी सी।
तो 3 बैंड्स में इसको डिवाइड किया गया है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो देखिए बेटा वेवलेंथ कम हो रही है इस तरफ जाने से, तो अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो क्या है बेटा इसकी एनर्जी में इजाफा हो रहा है। तो UVA की एनर्जी कम होगी, UVB की एनर्जी ज़्यादा होगी और UVC की एनर्जी और ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से मामला है हमारे पास। तो अब आज इनके कुछ इस्तेमालात देखते हैं और क्या क्या इनके नुकसानात हो सकते हैं। ठीक है, तो दे कॉज सन टैन। तो अगर ये सन से आ रही है यूवी रेस तो क्या कर सकती है बेटा, स्किन को ब्राउन कर सकती है सूरज की रोशनी की मदद से। ठीक है, लेकिन एंड प्रोड्यूस विटामिन डी, और इसके ज़रिए से क्या है बेटा, आपने सुना होगा कि अगर आप सन की रोशनी, धूप की रोशनी में बैठे तो क्या है बेटा उसमें से विटामिन डी बनते हैं। लेकिन वो किस तरीके से बनता है बेटा, वो यूवी रेस की मदद से बनते हैं, क्योंकि सन की तरफ से कौन सी रेस आती है बेटा, यूवी रेस आती है। ठीक है, और उसके नतीजे में विटामिन डी प्रोड्यूस होगा स्किन में, बट पेनिट्रेट डीपर कॉजिंग स्किन कैंसर। लेकिन अगर ज़्यादा डीपर पेनिट्रेट होता है और लॉन्ग एक्सपोजर होता है और आप बहुत देर तक धूप में बैठते हैं तो उससे क्या है बेटा, स्किन डिजीज़ और स्किन कैंसर होने के इम्कानात मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरीके से इन फेयर स्किन और डार्क स्किन, दोनों स्किन में क्या है बेटा, यूवी रे एब्जॉर्ब हो सकती है। तो ज़्यादा बेहतर है कि यूवी रे के एक्सपोजर से बचा जाए। ठीक है, नहीं तो स्किन को डैमेजिंग होने का बहुत ख़तरा मौजूद है। ठीक है, तो इन फेयर स्किन दिस रे कैन पेनिट्रेट डीपर। तो अगर फेयर स्किन है तो ये ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, एंड आर हार्मफुल टू लिविंग सेल। तो लिविंग सेल के लिए हार्मफुल है, तो लिविंग सेल को डैमेज करेगा। ठीक है, स्किन टोन ख़राब करेगा और कैंसर की वजह भी बन सकता है। ठीक है, अगर फेयर स्किन है तो यूवी रेस जाएगी और एक किस्म का मेलानिन प्रोड्यूस होता है हमारे स्किन में, जो स्किन को क्या कर देता है बेटा, डार्क कर देता है। तो स्किन के डार्क होने की वजह क्या है बेटा, आपके पास यूवी रेज है। ठीक है, जो कि क्या है बेटा, मेलानिन प्रोड्यूस करवाता है हमारे स्किन में और उसकी वजह से स्किन जो है वो ब्राउन हो जाती है। ठीक है, एज वेल एज डार्क स्किन इज एबल टू एब्जॉर्ब यूवी रे। ठीक है, तो डार्क स्किन के बारे में आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन डार्क स्किन भी जो है वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, तो फेयर स्किन हो या डार्क स्किन हो बेटा, दोनों ही इसको एब्जॉर्ब कर सकती है और हमें नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपोजर जो है वो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब आज 3 यूसेस लिखी हमारी किताब में, सन बेड, फ्लोरेसेंट और स्टेरिलाइजेशन। इसको देख लेते हैं। तो सन बेड क्या है बेटा, सन बेड एक किस्म का बेड है। इस बेड को आप देख सकते हैं, इसमें लोग लेटते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ सलून्स में, या ब्यूटीफाई करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्किन जो है वो बेहतर हो सके। और अगर कोई स्किन डिजीज़ है या विटामिन डी की कमी को पूरा करना है तो इस सन बेड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं तो उसमें मैंने देखा कि सन बेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सन बेड में जो है यूवी रेज इस्तेमाल होती है। तो जब एक इंसान इसमें लेटता है तो ऊपर क्या है बेटा, यूवी लैंप लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो उस यूवी लैंप से यूवी रेज निकलती है जो कि स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो मैंने बहुत सारे लोगों की राय देखी तो उसमें क्या है बेटा, बहुत सारे इसके नुकसानात हैं। उम्र जो है वो जल्दी बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि लोग होते 40 के लेकिन दिखते हैं 60 के। ठीक है, तो ये एक इसका नुकसान। और इसके अलावा बेटा ये जो यूवी रे स्किन के अंदर जा रही है, पेनिट्रेट कर रही है, तो इसके बहुत नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो जहाँ तक इसके थोड़े बहुत फ़ायदे हैं लेकिन इनके नुकसानात बहुत ज़्यादा है, तो बेहतर है कि इसको इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन तमाम राय जो है वो डॉक्टर के मशवरे से अंजाम दी जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं सन बेड, यूवी लैम्प्स दैट एमिट यूवी ए एंड यूवी बी रेडिएशन। तो सन बेड में कौन सी लैंप लगा होता है बेटा, यूवी लैंप, जो यूवी ए और यूवी बी रेडिएशन रिलीज करती है। आर यूज इन सन बेड फॉर आर्टिफिशियल टैनिंग। ठीक है, तो आर्टिफिशियल टैनिंग में क्या होता है बेटा, तो उसमें जो यूवी रेज है वो हम प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, और उसकी मदद से क्या होती है बेटा, स्किन भी ब्राउन हो जाती है। स्किन क्या हो जाती है बेटा, ब्राउन हो जाती है, क्योंकि यूवी रेज जो है वो मेलानिन प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से स्किन कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम आर्टिफिशियल टैनिंग करते हैं। तो आर्टिफिशियल टैनिंग से क्या होता है, यानी आर्टिफिशियल यूवी रे प्रोवाइड करेंगे तो ये प्रोवाइड करेगा हमें विटामिन डी बॉडी में, ब्यूटीफाई करेगा एंड ट्रीट स्किन कंडीशन। ठीक है, तो जो स्किन की कोई डिसीज़ है उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहुत सारी राय मैंने पढ़ी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो उसमें क्या है बेटा, इसको बहुत मुज़र सेहत करार दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। तो आज अब दूसरे पॉइंट देखते हैं, वो है बेटा फ्लोरेसेंट। तो कभी लाइट गई हो, कभी लोड शेडिंग हुई हो, तो आपने देखा हो रात के अंधेरे में कि घड़ी के जो नंबर से वो चमक रहे होते हैं, या इसके अलावा कुछ डिफरेंट जगह है, जैसे आप हाथ वाली घड़ी पहने में, कुछ भी पहने में, तो उसमें क्या कुछ चीज़ें आपको चमकती हुई दिखाई देती हैं चाहे अंधेरा हो। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई हमारे माहौल में यूवी रेस मौजूद तो होती है, थोड़ी बहुत तो मौजूद है। रात के वक्त अगर है तो हम तो उसे देख नहीं सकते ना, हम उसे पहचान नहीं सकते।
कि कहाँ यूवी रे मौजूद है, कहाँ यूवी रे मौजूद नहीं है। लेकिन जब वो कुछ खास मटेरियल पर पड़ती हैं यूवी रेस, ठीक है, कुछ खास मटेरियल में पड़ी और उसमें एब्जॉर्ब हो गई, और वो मटेरियल क्या करेगा, इन रिटर्न लाइट एमिट करेगा, विजिबल लाइट एमिट करेगा, और वो चमकेगा और आप उसे देख पाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप इस घड़ी को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्लोरसेंट यानी चमक वाली जो इफेक्ट होते हैं, चमकदार। तो व्हेन यूवी इज एब्जॉर्ब इन सम मटेरियल, जब यूवी रेस कुछ मटेरियल में एब्जॉर्ब होती है, दे कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू लाइट एंड ग्लो। तो वो उस एनर्जी को, यूवी रेस की एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं बेटा लाइट में, ठीक है, लाइट एनर्जी में। तो दिस फिनोमेना इज फ्लोरसेंस। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं बेटा, फ्लोरसेंस कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके स्टेरिलाइजेशन यानी साफ करने का अमल, बैक्टीरिया से साफ करने का अमल। तो यूवी रे किल हार्मफुल बैक्टीरिया। तो यूवी रे जो है वो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर सकती है। स्ट्रॉन्ग यूवी बी एंड यूवी सी, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो रेडिएशन आर यूज टू स्टेरिलाइज फूड, तो फूड को स्टेरिलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मेडिकल इक्विपमेंट इन हॉस्पिटल, तो डेंटिस्ट जो टूल इस्तेमाल करते हैं हमारे दांतों में, तो क्या है बेटा, उसको स्टेरिलाइज भी करना होता है, बैक्टीरिया से क्लीन भी करना होता है, ठीक है। इसके अलावा भी डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं। तो बैक्टीरिया से स्टेरिलाइज करने के लिए, बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए हम क्या है बेटा, एक मशीन में रखते हैं जिसमें से यूवी रेज निकलती है और वो स्टेरिलाइज करने का काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके मामला थे। और कुछ बातें दी गई हमें डू यू नो में, तो उससे देख लेते हैं जिसका जानना आपके लिए कुछ ज़रूरी है। तो जैसे लिखा हुआ, मैनी इनविजिबल थिंग टू द ह्यूमन आई बिकम विजिबल अंडर यूवी लाइट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन हम उसे देख सकते हैं बाय यूजिंग यूवी लाइट। तो कभी आपने बचपन में सुना होगा कि कोई आपको दोस्त आपको बताया हो इस पेन से चीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चीटिंग तो वैसे नहीं करना चाहिए। तो अगर इसको पेज में लिखे तो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन एक ख़ास किस्म की लाइट उसके ऊपर एमिट करेंगे तो क्या हमें वो जो लिखा हुआ है वो वाज़ेह हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है बेटा, उसमें यूवी रेज इस्तेमाल होती है और हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यूवी रे आर विजिबल टू बीज, जो शहद की मक्खियाँ हैं वो यूवी रेस को देख सकती हैं, लेकिन हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट मीन्स बायोन वाइट लाइट। तो अल्ट्रा वायलेट मीन्स बायोन वाइट लाइट। तो ये क्या बेटा, वाइट लाइट की सीरीज है, तो वायलेट के बराबर में, तो इस वजह से इसका नाम है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। इसी तरह यूवी लाइट कैन डैमेज द ह्यूमन स्किन। तो ह्यूमन स्किन को डैमेज करती है, तो सन बेड का प्रोसीजर भी नहीं करवाना चाहिए। लेकिन जो ये काम करते हैं वो इसकी बहुत अफादियत बताएंगे और बहुत फ़ायदे गिनवाएंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ एक्स रेस की जानिब। तो अगला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास मौजूद है बेटा एक्स रेस, ठीक है, जो कि आता है आपके पास यूवी रेस के बाद। तो यूवी रेस की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और एक्स रेस की वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी के बारे में आपको पता ही होगा अब, ठीक है। तो एक्स रेस की वेवलेंथ कम होती है किससे बेटा, यूवी से, लेकिन गैमा रेस से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक्स रेज आर प्रोड्यूस व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन लॉस देयर एनर्जी। तो डिस्चार्ज ट्यूब होता है हमारे पास, तो उसमें से क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, आप जानते हैं। और जब वो मेटल टारगेट के ऊपर हिट होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कौन से, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जिनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब वो मेटल टारगेट पर हिट करते हैं तो एनर्जी लूज करते हैं और उसके नतीजे में एक्स रे जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन लॉस देयर एनर्जी क्विकली, तो in an X-ray tube, the radiation is given off when a beam of fast-moving electron hit the metal target। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, मेटल टारगेट को हिट करता है, तो उसके नतीजे में एक्स रे जो है वो एमिट होती है। तो आप जानते हैं एक्स रे की जो है वेवलेंथ कम होती है। तो एक्स रे हैव स्मॉलर वेवलेंथ देन यूवी। तो यूवी से एक्स रे की जो वेवलेंथ है वो कम होती है, लेकिन एक्स रे की जो है एनर्जी वो ज़्यादा होती है यूवी से। दी लॉन्ग वेवलेंथ और लो फ्रिक्वेंसी एक्स रे। तो एक्स रे एक बैंड है, उसके अंदर लो फ्रिक्वेंसी भी होती है बेटा, हाई फ्रिक्वेंसी भी होती है, ठीक है ना। तो एक्स रे में क्या बेटा, जो लॉन्ग वेवलेंथ है, तो लॉन्ग वेवलेंथ होगी तो फ्रिक्वेंसी कम होगा। तो लॉन्ग वेवलेंथ एक्स रे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। तो एक्स रे जिसकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं। डेट कैन पास थ्रू फ्लैश बट नॉट बोन्स। तो जब हम अपने हड्डियों का एक्सरे करवाते हैं, अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाए या फ्रैक्चर हो जाए, तो जब एक्सरे करवाते हैं तो जो एक्सरे होती है वो हड्डियों से पास नहीं हो पाती, लेकिन जो फ्लैश यानी गोश्त मौजूद है उसमें से एक्सरे जो है वो पास हो जाता है, ठीक है। और उसके ज़रिए से क्या है बेटा, हमारे पास एक इमेज आ जाती है। तो कभी आपने एक्सरे देखा होगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो बूंद से, तो बूंद में से एक्सरे जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, उसमें से पार नहीं हो पाती, लेकिन जो है हमारे पास गोश्त है, फ्लैश है, उसमें से जो है वो पास हो जाती है, ठीक है। तो अब एक्सरे की जो इस्तेमालात है उसको देख लेते हैं, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम पूरा कोई मैकेनिज्म नहीं देख रहे हैं, हमसे चंद जनरल बातें समझ रहे हैं, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट यूज लो फ्रिक्वेंसी एक्सरे
तो लो फ्रिक्वेंसी है यानी लॉन्ग वेव लेंथ है। तो एक्सरे में बेटा लो फ्रिक्वेंसी भी है और हाई फ्रिक्वेंसी एक्स रेज भी है। तो रेडियोलॉजिस्ट वो है जो बेटा एक्स रेज को इस्तेमाल करेगा, ठीक है, मेडिकल प्रोसीजर में। रेडियोलॉजिस्ट यूज लो फ्रिक्वेंसी एक्सरे टू प्रोड्यूस इमेजेस टू डायग्नोज द फ्रैक्चर इन द बोन्स, ठीक है। तो रेडियोलॉजिस्ट क्या है बेटा, बोन की पिक्चर हासिल करने के लिए कौन सी वेव इस्तेमाल करेगा बेटा, लो फ्रिक्वेंसी एक्सरे। तो इसी के मुकाबले में हाई फ्रिक्वेंसी एक्सरे भी होती है, ठीक है। तो उसके इस्तेमाल को भी हम जानेंगे, लेकिन अभी लो फ्रिक्वेंसी को देखते हैं। तो बोन्स के में जो फ्रैक्चर को अगर डिटेक्ट करना है तो उसके लिए जो एक्सरे इस्तेमाल की जाती है वो क्या बेटा, लो फ्रिक्वेंसी एक्सरे, ठीक है। और इवन टूथ डिके, तो अगर आपके दांत खराब हो जाए, उसमें कैविटी आ जाए और कभी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट सबसे पहले आपको मशवरा देगा कि बेटा दांतों का एक्सरे करवाएं, ठीक है। तो एक्सरे के बाद कोई फैसला लिया जा सकेगा कि उस दांत का क्या करना है, उसे निकालना है या उसे बरकरार रखना है। तो दांतों का भी क्या करते हैं बेटा, हम एक्सरे करते हैं। इसके अलावा ट्यूमर और एबनॉर्मल मैसेज इनसाइड द बॉडी, तो इनको देखने के लिए ट्यूमर्स को और एबनॉर्मल मासेस की जो ग्रोथ हो गई बॉडी में उसको जांचने के लिए हम एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक्सरेज के अलावा डिफरेंट प्रोसीजर और मौजूद है जिसमें एक्सरेज के तो इस्तेमाल होता है, लेकिन आज इसको देखते हैं कि किस तरीके से। इसके अलावा कभी आपने सिटी स्कैन का नाम सुना होगा, तो सिटी स्कैन की जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटेड टोमोग्राफ, ठीक है। तो इसमें भी क्या बेटा, एक्स रेज इस्तेमाल होता है। तो सिटी स्कैन के प्रोसीजर में भी एक्स रेज इस्तेमाल होता है, लेकिन सिटी स्कैन में क्या है बेटा, एक अच्छी पिक्चर हमारे पास अवेलेबल होती है अंदरूनी ऑर्गन की, ठीक है। सिटी स्कैन इज अ कंप्यूटेशनल डायग्नोस्टिक टूल फॉर डिटेक्टिंग डिजीज एंड इंजरीज। सिटी स्कैन में जो पिक्चर बनती है वो बहुत अच्छी पिक्चर बनती है। जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, तो ये है दिमाग का सिटी स्कैन। तो इसमें बहुत ही अच्छी वेल इमेज बन रही है, ठीक है। तो आसानी से हम क्या है बेटा, डिजीज़ को और इंजरीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो इट यूजेज अ सीरीज ऑफ लो फ्रिक्वेंसी एक्सरे। तो लो फ्रिक्वेंसी एक्सरे इस्तेमाल होती है, लेकिन इसमें डिफरेंट एंगल से इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो डिफरेंट एंगल से इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक अच्छी पिक्चर हमें हासिल होती है। तो कंप्यूटर टू प्रोड्यूस 3D इमेज, तो क्या लिखा बेटा, 3D इमेज। जबकि एक्सरे में क्या बेटा, आपके पास 2D इमेज आती है। इसमें कौन सी इमेज आती है बेटा, 3D, यानी तीनों डायमेंशन से आपके पास इमेज जो है वो हासिल होती है। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर इस तरह खोपड़ी का देखें आप, क्या बेटा एक्सरे आ रहा है, तो कोई इतना खास नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो आपकी हड्डी है, सर के जो आपके पास स्केलेटन है, उसमें से क्या है बेटा, एक्सरे पास नहीं हो पाए, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जब सिटी स्कैन करें तो अंदर की दिमाग की खोपड़ी के अंदर से जो पिक्चर है वो आपके पास आ रही है, ठीक है। तो 3D इमेज आती है किसकी बेटा, सॉफ्ट टिश्यूज़ की एंड बोन्स की, क्लियर है। तो सिटी स्कैन में जो है बेटा बहुत अच्छी पिक्चर हमें हासिल होती है इनसाइड ऑर्गन की। इसी तरीके से एक और प्रोसीजर है जिसका नाम है बेटा रेडिएशन थेरेपी। तो इसमें भी बेटा एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाएगा और रेडिएशन थेरेपी के जरिए बेटा मुख्तलिफ डिजीज़ का इलाज किया जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास मौजूद है, तो रेडिएशन थेरेपी इज़ अ कैंसर ट्रीटमेंट। तो कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है। डेट यूजेस कंट्रोल डोज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे। तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन सा वेव इस्तेमाल की जाएगी बेटा, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इससे पहले हमने क्या समझ बेटा, लो फ्रीक्वेंसी। तो कैंसर के लिए क्या बेटा, हाई फ्रीक्वेंसी एक्स रेज टू किल कैंसर सेल एंड श्रिंक ट्यूमर्स। तो कैंसर सेल को ख़त्म करने के लिए और ट्यूमर्स को श्रिंक करने के लिए यानी सुकड़ाने के लिए, क्लियर है। इसी तरीके से अगर देखें चौथा यूज़ वो है इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी। तो इंडस्ट्री में भी एक्सरेज का इस्तेमाल है, वो किस तरीके से है बेटा, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनकी क्वालिटी जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मिसाल तौर हमारे पास सोचें एक मेटल का ब्लॉक है या मेटल का कोई रॉड है, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि अंदर से खोखला तो नहीं, इसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं। तो क्या करेंगे बेटा, एक्सरे पास करेंगे। इसमें से क्या पास करेंगे बेटा, एक्सरे। और यहाँ पे क्या मौजूद होगा बेटा, डिटेक्टर मौजूद होगा, ठीक है। और अगर तो ये ब्लॉक जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गैप बीच में मौजूद नहीं है, तो एक्स रे जो है वो ठीक से पास नहीं हो पाएगी। और अगर सोचें यहाँ पे कोई गैप मौजूद है बड़ा सा, ठीक है, हम तो बाहर से नहीं देख सकते, तो क्या है बेटा, यहाँ से एक्स रे जो है वो आसानी से पास हो जाएगी ज़्यादा तादाद में और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा। बात समझ में आ रही है। तो इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ इंस्पेक्टिंग मटेरियल टू डिटेक्ट इनर डिफेक्ट। तो इनर डिफेक्ट को जांचने के लिए इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे। तो इस तरीके से हमने जाना बेटा एक्सरे के इस्तेमाल। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब देख लेते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ गैमा रेस। तो अगली रेस हमारे पास मौजूद है बेटा गैमा रेस। तो गैमा रेस की जो वेवलेंथ है वो एक्स रेस से कम होती है, तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है गैमा रेस की, तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है एक्स रेस के मुकाबले में। तो गैमा रेस ज़्यादा डेंजरस है एक्स रेस से, ठीक है।
तो आज एक देखते हैं किस तरीके से गैमा रेस प्रोड्यूस होती है। तो गैमा रेस जो है प्रोड्यूस होती है रेडियो एक्टिव मटेरियल से। तो गैमा रेस कम फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होते हैं? ऐसे एटम जिनका जो आपके पास न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो। तो न्यूक्लियस के अनस्टेबल होने की वजह से वो क्या है बेटा, डीके में चले जाता है, ठीक है। और उसके नतीजे में क्या है बेटा, एक स्टेबल न्यूक्लियस बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो उस एनर्जी को बेटा क्या कहते हैं बेटा, गैमा रेस कहते हैं, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस व्हेन न्यूक्लियाई ऑफ अनस्टेबल एटम डीके। तो जब अनस्टेबल एटम का न्यूक्लियस डीके हो तो स्टेबल न्यूक्लियस बनाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। तो वो एनर्जी होगी बेटा गैमा रेस। दे हैव हायर एनर्जी दैन एक्स रे। तो गैमा रेस और ख़तरनाक है एक्स रे से, ठीक है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो पेशेंट उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो गैमा रेस के कुछ इस्तेमालात हैं, तो आज इनको देख लेते हैं। तो गैमा रे आर यूज टू ट्रीट कैंसर। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में गैमा रेस का इस्तेमाल होता है। तो दीज हाई एनर्जी रेज आर डायरेक्टेड एट कैंसरस ट्यूमर। तो कैंसरस ट्यूमर पर इसको लगाया जाता है, किसको बेटा, गैमा रेस को, ताकि कैंसर सेल्स को ख़त्म किया जा सके। टू किल कैंसर सेल इन ऑन्कोलॉजी, ठीक है। ऑन्कोलॉजी के डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर कैंसर की ट्रीटमेंट होती है, तो उसको कहते हैं बेटा डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी, ठीक है। तो इसीलिए जो दूसरा इस्तेमाल है वो है बेटा, एक टेक्निक है हमारे पास गामा नाइफ रेडियो सर्जरी। ये भी एक किस्म की टेक्निक है जिसमें गैमा रेस का इस्तेमाल किया जाएगा और कैंसर सेल को ख़त्म किया जाएगा। तो प्रोसेस का नाम है, प्रोसीजर का नाम है गामा नाइफ रेडियो सर्जरी। इज अ मेडिकल प्रोसीजर दैट यूजेस गामा रे टू डिस्ट्रॉय स्मॉल ट्यूमर इन द ब्रेन। तो अगर दिमाग में स्मॉल ट्यूमर्स हो जाए तो उनको ख़त्म करने के लिए गैमा रेस का इस्तेमाल किया जाता है विथ लेस डैमेज टू सराउंडिंग सेल। लेकिन ये जो आपके पास गैमा रेस है, एक्स रेस है, ये सेल को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो क्या है, इसमें बेटा बहुत सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि सेल्स को नुकसान कम हो, क्योंकि ये इलाज तो है लेकिन ये इलाज से नुकसान भी होता है। लेकिन उस नुकसान का तो हमें हल निकालना है। तो इस किस्म की वेव इस्तेमाल की जाती है कि सराउंडिंग सेल को नुकसान कम हो, जो डिज़ीज़ है वो आसानी से क्या हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन तमाम प्रोसीजर जो है काफ़ी महंगे होते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा हमारे पास एक तरीका है वो है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। तो ये कोई इलाज नहीं है। इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं बेटा, एक टेस्ट करते हैं जिससे इमेजिंग करते हैं ब्रेन में ट्यूमर की, या ब्रेन हो या इसके अलावा दूसरे पार्ट मौजूद हो, तो उनमें क्या बेटा ट्यूमर की क्या करते हैं बेटा, इमेजिंग कर, जिससे अंदाज़ा या पता लगा सकते हैं कि ट्यूमर बॉडी के किस पार्ट में मौजूद है, जिसको शॉर्ट में लिखा गया पीईटी, या इसको कहते हैं बेटा पैट स्कैन। पीईटी स्कैन को बोलते हैं बेटा पैट स्कैन। तो पैट स्कैन की वजह से हम ट्यूमर्स का पता लगा सकते हैं। अब वो किस तरीके से, थोड़ा बहुत प्रोसीजर आपकी किताब में डिस्कस किया गया है, तो आज हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो नाम क्या बेटा, पैट का, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। तो पैट स्कैन इज एन इमेजिंग टेस्ट। तो एक इमेजिंग टेस्ट है, इससे भी इमेजिंग की जाती है, किसकी बेटा, ट्यूमर्स की, ठीक है। द पैट स्कैन यूजेस अ शॉर्ट लीव पॉजिट्रॉन इमिटिंग रेडियो एक्टिव। तो पैट स्कैन में क्या है बेटा, शॉर्ट लीव क्या इस्तेमाल करते हैं, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि क्या एमिट करता है, पॉजिट्रॉन एमिट करता है। तो वैसे तो आपने नाम सुना है, एक एटम में 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इसके अलावा भी पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, उसमें से एक है हमारे पास पॉजिट्रॉन। तो हमने भी इसको आज तक पॉजिट्रॉन को गहराई में जाकर नहीं पढ़ा, लेकिन आपको पढ़ाना पड़ रहा है तो इसके बारे में हमने भी कुछ बातें जो हैं वो पढ़ी हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं, ठीक है। द पैट स्कैन यूजेज अ शॉर्ट लिव पॉजिट्रॉन इमिटिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं जो कि पॉजिट्रॉन को एमिट करते हैं, ठीक है। अब इसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को क्या है बेटा, ब्लड में इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इज इंजेक्टेड इन टू द बॉडी। तो इसको बॉडी में इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या होगा, तो रेडिएटेड पॉजिट्रॉन। अब बॉडी में जब जाएगा तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है ये पॉजिट्रॉन को एमिट करेगा। तो लिखा हुआ है रेडिएटेड पॉजिट्रॉन क्विकली फ्यूज विद नियर बाय इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉडी में नियर बाय इलेक्ट्रॉन होंगे उनके साथ क्या होगा बेटा, ये फ्यूज होगा, ठीक है, उसके साथ मिलेगा। एंड लेड टू 2 गामा रे। और कितनी गामा रेज रिलीज करेगा बेटा, 2 गामा रेज रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये आप एक डिवाइस देख रहे हैं, ये पैट स्कैन करती है। तो इसके अंदर क्या है बेटा, बंदे को डाला जाता है और इसके अंदर स्कैनिंग होती है, ठीक है। तो उसके नतीजे में क्या होता है बेटा, जो पॉजिट्रॉन है वो किसके साथ मीट करता है, फ्यूज होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। उसके नतीजे में गैमा रेज रिलीज करेगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ट्रैवल करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे गैमा रेज, ठीक है। तो पैट स्कैन मशीन गोल सी होगी जिसमें आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रेज है पैट स्कैन मशीन में जाएगी और उसकी वजह से क्या है बेटा, इमेजिंग होगी। तो बॉडी में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहाँ से क्या है बेटा, गैमा रेज जो है वो अपोजिट साइड में ट्रैवल
करेगी। ठीक है, तो देख सकते हैं लेड टू 2 गामा रेज ऑफ 511 इलेक्ट्रॉन वर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। आफ्टर डिटेक्टिंग द गामा रेज अ कंप्यूटर जनरेट्स एन इमेज। तो गामा रेज को डिटेक्ट करने के बाद जो जितने भी गामा रेज आएंगे उसको क्या करेगा बेटा, कंप्यूटर डिटेक्ट करेगा और उसके नतीजे से इमेज बनाएगा और उससे हमें पता चलेगी कि बेटा एबनॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी किस जगह पर हो रही है। तो जिस जगह में एबनॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो वहाँ पे क्या है बेटा, कैंसरस ट्यूमर मौजूद होगा। तो पैड स्कैन को हम इस्तेमाल करते हैं बॉडी में कैंसरस ट्यूमर्स को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये तमाम बातें जो आज मैंने आपको पढ़ाई है तो ये आपको समझ में आ गए हो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।